हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज़ शुरू करी है, उसमें मैं बिल्डिंग मटेरियल्स की जो कंपनीज़ हैं, जो रिलेटेड हैं आपकी केबल्स एंड वायर्स को लेके, टाइल्स को लेके, पीवीसी डोर्स, विंडोज़, फ्लूटेड पैनल्स, कोई भी फ्लोरिंग सॉल्यूशन हो, स्विच गियर्स हों, जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद, जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, उसके बाद जो सामान लगता है, उसे मोटा-माटी हम बिल्डिंग मटेरियल्स में उसको कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? तो उस सेगमेंट की मैं बात करूँगा। अब एक कंपनी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आज मैं पॉलीकैब को डिस्कस करूँगा। कजारिया सेरेमिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सेकंड वीडियो होगा उस सीरीज़ में और आज मैं पॉलीकैब को डिस्कस करूँगा, राइट? तो पॉलीकैब करता क्या है? मतलब आपने तो सुना ही होगा, पॉलीकैब तो बहुत फेमस है। लाइक आपके घर में जो वायरिंग होती है हैवेल्स की होती है या केईआई की होती है या पॉलीकैब की होती है, मोटा-माटी इन सब की होती है अनटिल और अनलेस आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर पे जाएँ, ठीक है? तो ये क्या करती है, इसका एक बड़ा डिवीज़न है केबल्स एंड वायर्स का डिवीज़न। अब दूसरा इसका एक और डिवीज़न है, वो है एफएमईजी का डिवीज़न। आपने एफएमसीजी तो बहुत सुना होगा, यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया, मैरिको और पीएनजी, आईटीसी वो भी एफएमसीजी में घुस चुका है अब तो अच्छे से। तो एफएमसीजी अगर हम कहते हैं तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? जो जल्दी-जल्दी बिकता है, शेल्फ लाइफ उसका कम होता है, वो फटाफट दुकानों से बिकता है। आपका शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, आटा, बिस्किट ये सब। तो एफएमईजी उस तरीके से एफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसमें क्या आता है, आपका फैन्स आ गई, लाइट्स आ गई, आपके फ्यूज़ेज़ आ गए, आपके स्विच गियर्स बेसिकली स्विचेज़ आ गए, बटन ऑन ऑफ करने के लिए। स्विच गियर्स आपका होता है, आपके सर्किट ब्रेकर्स हो गए, फ्यूजेस हो गए, एमसीबीज और उसमें कंड्यूट पाइप्स भी ये बेचते हैं, फिटिंग्स भी बेचते हैं। थर्ड सेगमेंट इनका आता है, उसमें ये एक्चुअली सोलार इन्वर्टर्स भी बेचते हैं, जो इनका एफएमईजी वाला डिवीजन है। तो सारे डिवीजन को ऑफ कोर्स एज यूजुअल मैं बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा। और तीसरा इनका एक अदर्स में आता है, वो होता है इनका मेजरली ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें ये क्या करते हैं, कोई लेट्स से गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आरडीएसएस स्कीम के अंदर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है 4800 सीआर का, जो 3-4 सालों में इनको एग्जीक्यूट करना है। आरडीएसएस क्या है? वो गवर्नमेंट की स्कीम है। आपने सुना होगा रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस। उसमें जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फिलहाल रिवैम्प कर रहे हैं। अगर आप बहुत क्लोजली पावर सेक्टर को फॉलो करते हैं तो आपको अभी पता होगा एनईपी जो पॉलिसी है उसकी डिटेल्स जो है, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, उसमें पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना फोकस है, बेसिकली वो उसी के ऊपर है। अब इंडिया की जो पावर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, अभी वो 250 गीगावाट से 300 गीगावाट एनुअल का है, और ये 2032 तक जाते जाते 450 अराउंड 400 से ऊपर का होने वाला है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। आपका जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो कंपनी ये उस काम में भी करती है, केरला में, महाराष्ट्र में, आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट शायद तेलंगाना में भी इसने ये सब काम शुरू किया है। ये अंडरग्राउंड केबल्स बिछाती है। ये ईपीसी प्रोजेक्ट्स बेसिकली इसीलिए भी लेती है ना, कि एक तो इनका ईपीसी का इनको ऑर्डर मिलता है, ठीक है? दूसरा, इनके जो केबल्स वाले डिवीजन है उसके लिए भी इनको ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि ये ईपीसी में भी सिर्फ वही वाला प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं जहाँ पे केबल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जहाँ पे केबल्स एंड वायर्स की डिमांड होती है, वो 4-5-6% ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट डिमांड होता है। लेकिन ये वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं लेते हैं, ये वो ईपीसी में प्रोजेक्ट्स लेते हैं जाके, जहाँ पे आपको रिवैम्प करना है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके से। जो ओवरहेड केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड करना है, या फिर कहीं किसी रूरल एरिया को इलेक्ट्रीफाई करना है तो उसके लिए केबल बिछानी है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें केबलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इनको फ़ायदा क्या होता है, ये तो केबल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, मैन्युफैक्चरर हैं केबल्स के काफ़ी अच्छे, तो अपनी केबल्स ये वहाँ सप्लाई करते हैं, तो इनके केबल वाले डिवीजन को भी एक ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है? तो तीसरा डिवीजन ये है। अब इसका पहले हम बात करते हैं कि हाइलाइट्स क्या रहे हैं, फिर इसकी हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तीनों सेगमेंट की, और फिर मैं डिस्कस करूंगा बिजनेस, अभी बिजनेस सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इसके बिजनेस में। तो अगर आप की हाइलाइट्स चेक करेंगे तो टॉप रेवेन्यू कंपनी का वाईओआई तो अच्छा ग्रोथ किया था, 21% वाईओआई का ग्रोथ आया था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखूं तो अच्छा खासा डिक्लाइन भी आया है। रीजंस मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा क्यों ये सब हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जिसे हम एबिटा भी कहते हैं, तो 6% वाईओआई का ग्रोथ आया, कोई खास खास क्या, मतलब बकवास ग्रोथ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो अच्छा खासा डिक्लाइन रहा है, तो इसमें तो ये, इसको मैं बकवास भी नहीं बोलूंगा, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर भी इसमें डिक्लाइन आया है 0.4% का, पैट का अगर मैं बात करूँ, और 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिक्लाइन आया। तो क्वार्टर वन कंपनी का अच्छा नहीं रहा था। बाकी मैं आगे जाके बताता हूँ क्यों अच्छा नहीं रहा था, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो इसके बेसिकली तीनों सेगमेंट हैं, उसमें इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, ओके? तो लेट्स से अगर अभी मैं बात करूँ, हाँ, तो अभी मैं बात करूँ केबल्स एंड वायर्स के। अभी मैं तीनों बिज़नेस डिविजन्स को डिस्कस करूँगा इंडिविजुअली, और बाद में देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्यों ऐसा रहा है। तो वायर्स एंड केबल्स का रेवेन्यू आप देखें, अगर वाई-ओ-वाई अगर देखें, तो 11% से ग्रो किया है। और ये सिर्फ मैं अभी तो इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने ओवरऑल बिज़नेस का बताया, उसमें वायर एंड केबल्स भी है, उसमें एफएमईजी का भी डिवीज़न है, और उसमें ईपीसी का भी डिवीज़न है। यहाँ पे सिर्फ मैं वायर और केबल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वाई-ओ-वाई अगर मैं देखूँ तो 11% का जंप आया है, ठीक है, अच्छा नंबर है। अच्छा नहीं है लेकिन हाँ, ओके, एवरेज नंबर कह सकते हैं। लेकिन क्यू मैं बात करूँ तो 20% का डिक्लाइन आया, बढ़िया डिक्लाइन आया। और एबिट की भी मैं बात करूँ तो 6% का वाई-ओ-वाई डिक्लाइन आया है, और 33% का क्यू डिक्लाइन आया है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन्स की भी बात करें, जो स्क्वायर जो रेक्टेंगल वाले बॉक्सेस के अंदर है, तो 12.6 पे आ चुका है इनका मार्जिन्स, जो इससे पहले वाले क्वार्टर में वायर एंड केबल में 15% का था, और इससे पहले वाले केस में 14.8% का था, वो 12.6% का आ गया। अभी क्यों इसमें डिक्लाइन आया है, जो इसका रेवेन्यू है, इतना क्यों नहीं बढ़ पाया? ये बेसिकली इसीलिए नहीं बढ़ पाया ना, कि अब अगर अप्रैल से मार्च से अप्रैल की बात करें, तो जो कॉपर के प्राइसेस थे, वायर का एक मतलब बेसिक फंडामेंटल जो रॉ मटेरियल है किसी भी वायर और केबल को बनाने के लिए, तो टिपिकली अगर मैं देखा जाऊँ टेक्निकल सेंस में मैं बात करूँ, तो वो जो कॉपर वायर है जो गोल्डन कलर का होता है, सिर्फ उसे वायर कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं है जो आपको करंट से बचाता है। लेकिन एज़ सून एज़ उसके ऊपर आप एक पीवीसी की लेयर लगाएँगे कॉपर वायर के ऊपर, जो नंगी तार होती है, जिसको वही अब निकाल के जो फेंकते हैं वो निकलता है ना एक गोल्डन कलर का, अगर सिर्फ वही है तो वो वायर कहलाती है। अगर उसके ऊपर वो जो मटेरियल जो आपने फेंका है वो लगा हुआ है पीवीसी का, जो कोटिंग, और एक इंसुलेशन की के लिए जो कोटिंग करते हैं ऊपर से पीवीसी की, तो वो केबल कहलाती है। लेकिन हम टिपिकली बात करते हैं अपने घरों में कि हमने वायर लगाई है, टेक्निकली वो केबल टेक्निकली वो अ अ हम उसे वायर कहते हैं, लेकिन होती वो केबल है, क्योंकि उसमें तो इंसुलेशन का मटेरियल होता है ना पीवीसी का। तो इन्होंने वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में क्या हुआ, जो मैंने बताया कॉपर उसके अंदर होता है, तो ऑब्वियसली बेसिक रॉ मटेरियल आपका कॉपर हो गया। तो कॉपर का अप्रैल से मार्च से अप्रैल में जाते हुए 15% प्राइस बढ़ा। फिर मई से मार्च से अप्रैल 15% बढ़ा, अप्रैल से मई इनका 11% और बढ़ा, और मई से जून पे आते-आते वो 12% का डिक्लाइन हुआ। तो आप देखेंगे कि शार्प राइज आया कमोडिटी प्राइसेस में। यूजुअली इन अ नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, जो आपके कॉपर प्राइसेस होते हैं वो 4 से 5% का वेरिएशन आता है उसमें मंथ ऑन मंथ, ऐसा टिपिकली देखा गया है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एक पहले वो मार्च से अप्रैल में 15% बढ़ा, फिर 11% बढ़ा, फिर मई से जून में आते-आते 12% का डिक्लाइन हुआ। तो जब वो बढ़ रहा था, तो चैनल स्टॉकिंग कहते हैं उसको। फिनोमिनन को चैनल स्टॉकिंग नहीं कहते हैं, लेकिन जब प्राइस अचानक आपका किसी भी रॉ मटेरियल का बढ़ता है, कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो आपके प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ेगा, आपकी वायरिंग और केबल्स का भी प्राइस बढ़ेगा। तो जब वो प्राइस बढ़ता है, तो डीलर्स क्या करते हैं, जिनसे हम सामान लेते हैं, हम डायरेक्ट पॉलीकैब से सामान नहीं लेते हैं, हम डीलर से सामान लेते हैं। तो डीलर्स क्या करते हैं, सामान को स्टॉक करना शुरू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो हम जल्दी-जल्दी सारा स्टॉक कर लेते हैं। तो चैनल स्टॉकिंग इसे हम कहते हैं। तो चैनल स्टॉकिंग ऑब्जर्व हुई स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में, साल के स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में, और उसके बाद जब अचानक प्राइस का डीग्रोथ हुआ, जो कॉपर प्राइसेस है, तब चैनल डीस्टॉकिंग हुई। तब उस केस में डीलर क्या करते हैं, एक तो उनकी इन्वेंटरी ऑलरेडी बढ़ गई है, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइसेस अब यहाँ से बढ़ेंगे, तो हम जितना इन्वेंटरी हो सकता है सारा खरीद लें पॉलीकैब से। तो उन्होंने खरीद के रखा, उन पे इन्वेंटरी भी ज्यादा हो गई। अब जैसे प्राइसेस डिक्लाइन हुए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो वेट कर रहे हैं नए ऑर्डर्स के लिए। एक तो इन्वेंटरी आई है, दूसरा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइसेस और डाउन होंगे, तो हमें महंगी इन्वेंटरी खरीद के क्या फायदा। तो इस वजह से सेल्स में इम्पैक्ट आया, जो केबल्स एंड वायर्स वाले डिवीजन में है, वायर्स वाले पर्टिकुलरली वायर्स वाले डिवीजन में सेल्स पे इसीलिए इम्पैक्ट आया। केबल्स में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज जो केबल्स जाती है वो सीधे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में जाती है, वहाँ पे कोई ये बीच का डीलर नहीं होता है, वहाँ पे सीधे आपकी बैक टू बैक प्राइसिंग होती है कस्टमर एंड कस्टमर के साथ। तो वहाँ पे कमोडिटी प्राइस का फ्लक्चुएशन से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? तो केबल्स एंड वायर्स में ये डिफरेंस ये इसीलिए बिज़नेस का स्लो डाउन हुआ, और जो इनका मैंने बताया ना
मार्जिन में भी इनका कंप्रेशन आया, 12.6% का हो चुका है मार्जिन, वो इसीलिए हुआ। दूसरा, इनका इंटरनेशनल बिजनेस जो था वो भी डिक्लाइन किया है, अच्छा खासा डिक्लाइन किया है। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्यों डिक्लाइन किया? बिकॉज इनका जो सबसे ज्यादा बड़ी ज्योग्राफी है इनके लिए वो है यूएसए। अब यूएसए में क्या कर रहे हैं कि अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिशनल फेज में है ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर वाला बिजनेस वहां भी ओपन करने का सोच रहे हैं। इंडिया में तो डिस्ट्रीब्यूटर लेड इनका बिजनेस है, वहां पे पहले कुछ और था, अभी ये बिजनेस उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेड बिजनेस बना रहे हैं। तो उस ट्रांजिशन में टाइम लगता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर समझने में टाइम लगता है, उनको अब एसकेयूज निकालने में टाइम लगता है, उनको देखना होता है ना कि कौन से एसकेयूज ज़्यादा इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कौन से एसकेयूज ज़्यादा बिकते हैं, कौन से प्रेफर किए जाते हैं बेसिकली। तो वो उस प्रोसेस को सुलझाने में, समझने में कंपनी का ये कहना है कि 3 से 4 क्वार्टर्स अभी और लगेंगे। और जो हमारा यूएसए का जो इनकी मेजर ज्योग्राफी है वहाँ से हमारा जो जैसे पहले इंटरनेशनल ऑर्डर हुआ करता था एक्सपोर्ट्स में, वो वापस पेस ग्रो जो उसका ग्रोथ है वो वापस से आ जाएगा। तो इसीलिए इनका इंटरनेशनल ऑर्डर भी एक्सपोर्ट भी इस बारी कम हुआ। और इंटरनेशनल जो इनका बिजनेस है वो हायर मार्जिन का है, तो हायर मार्जिन के जब आप प्रोडक्ट कम बेच रहे हैं तो आपका मार्जिन में डाइल्यूशन आता है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके 12.6% वाले मार्जिन में। और तीसरा रीजन क्या था कि इनका ईपीसी का भी बिजनेस बहुत बड़ा है, 3.5% था इससे एक साल पहले ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, अभी वो जाके इस क्वार्टर में Q1 FY25 में 10% पे हो गया है। अब ईपीसी का मार्जिन, ईपीसी का प्रोजेक्ट लोग इसीलिए भी नहीं लेते हैं ना, यूजुअली आप देखेंगे जैसे HFCL के केस में मैंने बात किया था कि वो प्रोजेक्ट लेड से प्रोडक्ट लेड डिवीजन की बिजनेस मॉडल की तरफ आ रही है। प्रोजेक्ट वो पहले ईपीसी के प्रोजेक्ट बहुत सारे लेती थी, पर उसमें मार्जिन नहीं है। आपको इतना बड़ा कोई ऑर्डर देता है, फिर बहुत सारी कंपनीज बिड भी करती हैं उसके लिए, तो आपको बिडिंग प्राइस बहुत कम रखना पड़ता है, तो उसमें आपका कुछ मार्जिन बचता ही नहीं है। तो इसीलिए इस बार इन्होंने ईपीएस बिजनेस इसीलिए किया क्योंकि वायर एंड केबल का बिजनेस ठंडा पड़ा हुआ था। और अगर ईपीसी का बिजनेस ही ज्यादा लेते हैं तो उस केस में एक और फायदा इन्हें होता है कि केबल्स के लिए भी इनको कस्टमर मिल जाते हैं अपनी केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट के लिए। तो जब इन्होंने ईपीसी 3.5% से 10% बढ़ाया तो इनको मार्जिन का डाइल्यूशन आएगा, बिकॉज फंडामेंटली ईपीएस अब बाय डिफॉल्ट उसमें मार्जिन कम होते हैं, तो इस वजह से इनका मार्जिन में रिडक्शन आया। तो ये आपका ओवरऑल वायर्स एंड केबल्स की मैंने बात करी। अब मैं बात करता हूँ एफएमईजी डिवीजन की, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। मैंने आपको बताया ये क्या क्या बनाते हैं एफएमईजी बिजनेस में, फैंस, लाइट्स, ये इनका एक डिवीजन है। ऑलमोस्ट 50 to 60% इनका रेवेन्यू इस डिवीजन से, फैंस और लाइट से आता है। दूसरा इनका है स्विच गियर्स वाला, फिर है कंड्यूट पाइप्स वाला, स्विच गियर्स एंड स्विचेस, फिर है कंड्यूट पाइप्स और फिटिंग्स वाला, और फिर छोटे मोटे और इन्वर्टर्स वगैरह, सोलर इन्वर्टर्स वगैरह बनाते हैं। तो अभी इनका ये क्या करते हैं, एफएमईजी जो इनका बिजनेस सेगमेंट है ना, ये सारा कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम है, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्केल भी नहीं किया। आप हेवल्स को देखेंगे ना तो उसके 14,000 16,000 डीलर्स हैं, अब इनके कितने 3,000 हार्डली, वो भी सारे वेस्ट में लोकेटेड है मेजरली। तो अभी इनको अपना एक्सपेंशन नेटवर्क बढ़ाना है। तो धीरे धीरे जब ये अपने एफएमईजी बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, पैन इंडिया इसका प्रेजेंस करेंगे, डीलर्स, नए नए डीलर्स को अपने साथ जोड़ते रहेंगे, और तो उससे क्या होगा, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगा तो उससे इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। अगर वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं तो 50 से अगर वो 80 भी करते हैं तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम रहने वाली है। वो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप कितना भी प्रोडक्शन लेवल को इधर उधर कर लो, वो कॉस्ट फिक्स्ड है। और वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जितना, जैसे रॉ मटेरियल, आपको जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल इज योर वेरिएबल कॉस्ट। उतना ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी। जितना कम प्रोड्यूस करोगे उतनी कम रॉ मटेरियल लगेगा, उतना कम कॉस्ट लगेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी रहने वाली है। तो यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा धीरे धीरे, जब ये आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे अपना, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, वो भी मार्जिन एक्रेटिव होगा। तो वहां पे अभी तो सबसे पहले इनको अपना, सबसे पहले तो लॉस कम करना है। धीरे धीरे लॉस कम कर रहे हैं एफएमईजी सेगमेंट में, अभी प्रॉफिटेबल नहीं है ये सेगमेंट। और मेजरली यहाँ पे दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि इनका जो लाइट्स वाला सेगमेंट है, मैंने बताया बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, फैंस, लाइट, स्विच गियर्स, तो लाइट वाले सेगमेंट में इनको प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ पे प्राइसिंग इरोशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है उसमें। तो आगे जाके इनका कहना है कि हम पहले तो ब्रेक इवन करेंगे, मतलब हमारा जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगी, वो अपने रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, तो आप मतलब जीरो प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट स्केल अप करेंगे और मार्जिन का भी हमको फायदा मिलेगा जब हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। और
ये था इनका एफएमईजी सेगमेंट के बारे में। यहाँ पे फोकस थोड़ा स्विच और स्विच गियर्स में करें, जो मैंने आपको बताया एमसीबी, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूज, ये सब आता है स्विच गियर्स में। और इसमें कंपनी का ये कहना है मैनेजमेंट का कि हमारी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन एट द इंडस्ट्री लेवल इज रिलेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू फैंस एंड लाइट्स, जो एफएमसीईजी का ही पार्ट है। तो वहाँ पे अगर इंटेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं मतलब आपका मार्जिन ज़्यादा है, तो धीरे धीरे मार्जिन एक्सपेंड करने का भी प्लान है। अब ईपीसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ईपीसी सेगमेंट में ग्रोथ भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 292% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा था। हाँ, 292% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो इनको ना आरडीएसएस स्कीम में 4800 करोड़ का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। तो इनको वही बिजनेस वही सेगमेंट में ये उसको स्केल अप कर रहे हैं, और तो इनके केबल्स की भी वहाँ पे खपत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी तो मार्जिन आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे, 11% के, पहले 8.5 थे, लेकिन आगे जाके सस्टेनेबल मार्जिन कंपनी का कहना है कि 8 से 9% रहने वाले हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये आगे जाके सस्टेनेबल नहीं है, ये कम हो जाएगा। तो मैंने तीनों सेगमेंट को डिस्कस किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। उसी के साथ-साथ मैंने आई थिंक सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं जो मैं कह रहा था ना कि लास्ट में जाके बताऊँगा चल क्या रहा है, तो मैंने वो साथ-साथ डिस्कस कर लिया है। आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट। तो बैलेंस शीट में आपको बता, चलो छोड़ो, बैलेंस शीट का कभी और डिस्कशन कर लेंगे। बैलेंस शीट इसकी अच्छी है, इसके पास कैश पोजीशन काफ़ी अच्छा है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप फिर भी देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको इस किसी ने मुझसे पूछा था कि बैलेंस शीट में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को तो कोई रेड फ्लैग नहीं दिखता, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, रन अच्छे से हो रहा है। अगर आपको देखना है ना, एक क्विक लुक देखना है किसी भी बैलेंस शीट में, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी टोटल करंट लाइबिलिटीज जो हैं, जो आपको 3, 4, 5, 4, 7 दिख रही होगी, मतलब ये तो मिलियन में है, लेकिन आप 10 से डिवाइड करेंगे तो करोड़ में आ जाएगी। 3400 करोड़ की इसकी टोटल करंट लाइबिलिटीज हैं। तो उसको आप टोटल करंट एसेट से करो, कंपेयर करो, कितना है वो, बहुत ही ज़्यादा है। 8500, 8700 ऑलमोस्ट 8758 सीआर का इनका टोटल करंट एसेट्स है। तो टोटल करंट एसेट्स टोटल लायबिलिटीज को अच्छे से कवर कर रहा है, तो मतलब एज सच कोई रिस्क नहीं है। बट हाँ, अगर आपको और रेड फ्लैग्स अगर निकालने हैं तो आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा, वो इस वीडियो में डिस्कशन करना उसका ठीक नहीं है। बट एज सच आप ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें देखेंगे ना, तो आपको Q1 FY24 में नेगेटिव में दिखेगी। नेगेटिव में क्यों दिख रही है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको उससे पहले समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं इसका एक नया वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझो, नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्क क्या होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एकदम कैश की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, कैश कितना अंदर आया कंपनी के, कैश कितना बाहर गया कंपनी से। और नेट प्रॉफिट में तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे आते हैं ना जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, लाइक डिप्रिसिएशन। आप डिप्रिशिएट करते हो अपने एसेट की वैल्यू को, लेकिन आप जेब से कोई पैसा नहीं दे रहे हो। तो जब आप कैश फ्लो निकालते हैं ऑपरेशन से, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल से वर्किंग कैपिटल को अकाउंट करते हैं। उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो आप इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ये जो दोनों चीज, और पेबल, ये जो तीनों चीजें होती है ना, इसके हिसाब से जितनी ज्यादा आपकी इन्वेंट्री बढ़ी है, मतलब आपने उतना ज्यादा खर्चा किया है, तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, मतलब आपने पैसा दिया, बाहर गया। जितने ज्यादा आपके रिसीवेबल बढ़े, मतलब आपने उतना ज्यादा उधार दिया अपने कस्टमर्स को, तो आपसे आपसे फिर पैसा गया। और जितने ज्यादा आपके पेबल बढ़े, मतलब आपके पास उतना पैसा आया, आपने उतना उधार लिया किसी अपने कस्टमर से, तो उतना पैसा आपके पास रहा, वो ऐड होता है। तो दोनों केस में, अब इस केस में क्या हुआ, ये क्यों आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ज्यादा। सबसे पहले इस कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ी, बिकॉज इन्होंने इन्वेंट्री इतनी रख ली है अपने पास, क्योंकि ये सोच रहे हैं, और ऐसा आगे जाके रिजल्ट में पता चलेगा कि मैनेजमेंट की थिंकिंग प्रोसेस सही थी या गलत। बिकॉज इन्होंने ऐसा बोला कि इन्वेंट्री हमारा 100 डेज के अराउंड इसीलिए है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून से बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी इस सेक्टर में, केबल्स एंड वायर्स वाले पर्टिकुलरली इनके सेगमेंट में। तो इन्होंने इन्वेंट्री पहले से प्रोडक्ट बना के रखे हैं, तो इसीलिए इन्वेंट्री हाई हो गई। अब इन्वेंट्री हाई हो गई मतलब आपका कॉस्ट लगा ना, उस प्रोडक्शन को करने में कॉस्ट लगा, पैसा खर्च हुआ, तो आपका पैसा आपके हाथ से गया, कंपनी से पैसा गया। तो नेट प्रॉफिट में से आप कंपनी को ये जितना भी पैसा गया इन्वेंट्री में, जितना इन्वेंट्री आपकी जितनी बढ़ी है, उससे आप माइनस करते हैं। रिसीवेबल भी कंपनी के बढ़ गए हैं, बिकॉज क्यों, अब आप अच्छे से समझो, मैंने आपको बताया इस इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया।
ईपीसी का सेगमेंट बढ़ा दिया बहुत। इस ईपीसी जितना ही करती थी पहले, जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है जिसमें इनके केबल्स एंड वायर्स के लिए भी सपोर्ट मिल जाता है एक डिवीजन को, तो वो इन्होंने जब बढ़ाया तो ईपीसी में ना कुछ एक होती है, जैसे मैं किसी कस्टमर के लिए कुछ केबल लाइन बिछा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मैंने बिछा दी और सारे पैसे कस्टमर से ले लिए। जो कस्टमर है वो गारंटी कॉस्ट कहें इसे, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं कि वो रोक के रखता है कुछ पैसा। वो अगले 12 से 24 महीने के अंदर वो पैसा वापस करता है, ताकि अगले दिन कोई दिक्कत आ जाए तो कंपनी तो बोलेगी यार हमको तो पैसा मिल गया, हमें क्या मतलब। अब आप देखो कोई फॉल्ट आया हमारे कंस्ट्रक्शन वाले काम में तो आप अपने हिसाब से हैंडल करो। तो कुछ ना कुछ कॉस्ट जो कस्टमर होता है वो रोक लेता है। तो इसीलिए रिसीवेबल्स भी कंपनी के बढ़ गए, बिकॉज ईपीसी का जितना ज्यादा डिवीजन, ईपीसी का जितना ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ेगा टॉप लाइन में, रेवेन्यू में, उतना ज्यादा आपका कॉस्ट, उतना ज्यादा आपका रिसीवेबल भी बढ़ेगा, बिकॉज आपका पैसा होल्ड पे रखा हुआ है कस्टमर ने। तो रिसीवेबल भी जब बढ़ता है, तो मैंने इससे पहले बताया, मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आया नहीं है वो कैश आउटफ्लो है। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें से आपको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो। इन्वेंट्री आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया और ज़्यादा सामान अपनी इन्वेंट्री में रख दिया, मतलब आपका खर्चा हुआ है, जो आउटफ्लो हुआ है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, रिसीवेबल ज़्यादा हो गए, तो उस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट में से दोनों चीज़ें माइनस होती हैं। और भी लाइन आइटम्स आते हैं, बट ये दोनों चीज़ें सिग्निफिकेंट हुई इस कंपनी के लिए पर्सपेक्टिव में, तो इसीलिए इनका नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस में आपको दिख रहा है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है कोई ऐसी बहुत ज़्यादा। आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि डिमांड जो ये सोच रहे थे कि जिसके लिए इन्होंने इन्वेंट्री बढ़ाई और पैसा खर्च किया, तो क्या वो आगे जाके उतना वो डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। इतना डिमांड आएगा भी, और दूसरा ईपीसी का थोड़ा प्रोपोर्शन इन्हें कम करना पड़ेगा, ताकि इनके रिसीवेबल्स भी आगे जाके कम आए। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वर्किंग कैपिटल डेज। तो वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का कहना है अभी इनका 54 नहीं सॉरी 62 चल रहा है। अगर आप Q1 FY25 की बात करें तो 62 चल रहा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल की मैंने बहुत बारी आपको फॉर्मूला बताया है और कॉन्सेप्ट समझाया है कि कितना दिन आपको लगता है अपनी वर्किंग कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आपने आज सप्लायर से सामान लिया, 10 दिन बाद उसको पेमेंट करना है, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्शन किया और सामान लेके, लेट्स से रबर और ग्लू एडेसिव्स वगैरह लिया, उससे जूता बनाया, 10 दिन आपकी इन्वेंट्री में पड़ा रहा और 10 दिन बाद जाके वो बिका। ठीक है, तो आज आपने सप्लायर से सामान लिया, 10 दिन बाद आपको उसको पैसा देना है। 10 दिन तक इन्वेंट्री पड़ी रही, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन वगैरह किया, तो 10वें दिन जब वो इन्वेंट्री बिकेगी, तो आप ये सोचेंगे कि यार जैसी वो इन्वेंट्री बिकेगी, तो मैं जहाँ से जो मुझे वो पैसा मिलेगा मैं सप्लायर को वापस कर दूंगा, क्योंकि 10 दिन बाद उसको भी पैसा देना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है इन कंपनीज के केस में। इन कंपनीज के केस में जो एंड कस्टमर है वो भी बाद में पैसा देता है। तो जब वो बाद में पैसा देता है, तो आपको बीच में कुछ धंधा चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको तो हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन वर्किंग कैपिटल डेज का जब हम फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं, वो तो वर्किंग कैपिटल इन रुपीज है, जो मैंने बात करी कि इतना दिन चलाने के लिए पैसा चाहिए आपको। लेकिन वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल साइकिल की जब हम बात करते हैं, तो हम करते हैं कि रिसीवेबल डेज, क्योंकि हमारा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ना कस्टमर से पैसा आने के लिए, तो हमको वर्किंग कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए और टाइम लगेगा और दिन लगेगा। जिस दिन बिकेगा सामान उसी दिन पैसा नहीं आ रहा है हम पे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, मतलब इन्वेंट्री डेज या प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज। तो अगर आप इसको स्लाइड में भी रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज करेंगे हर कॉलम में, तो आपको वो नीचे वाला फिगर दिख जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरा चीज ये सोचो कि इन्होंने 62 का यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल इनका आया है, वर्किंग कैपिटल डेज, तो कंफर्टेबल रेंज तो नहीं है। अब देखेंगे कहाँ से सीधा बढ़ गया, 44 का एवरेज हुआ था FY24 में, और यहाँ पे पहले क्वार्टर में 62 आ गया। तो वो अगेन उसी लिए आया कि इनका रिसीवेबल भी बढ़ा था, तो रिसीवेबल डेज भी बढ़ जाएगा जैसे मैंने पहले बताया, और इन्वेंट्री भी बढ़ी थी इनकी इन कॉस्ट, तो इन्वेंट्री डेज भी बढ़ जाएगा। आप हमेशा कोशिश करते हैं, अगर आपको नेटवर्किंग जो साइकिल होती है वो कम करना है, तो आपका रिसीवेबल कम से कम रहे। ठीक है, कस्टमर आपको जल्दी से जल्दी पैसा दे तो रिसीवेबल ही कम रहेगा। इन्वेंट्री आपकी कम कम रहे, कम से कम रहे, मतलब जितना कम इन्वेंट्री रहेगी मतलब उतना जल्दी आपका सामान खाली हो रहा है इन्वेंट्री से, और बिक रहा है, जैसे बिक रहा है तो कस्टमर भी जल्दी जल्दी पैसा वापस दे रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल
शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा पेएबल फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज, हमको वर्किंग कैपिटल साइकिल कम से कम रखनी है। तो मतलब पेएबल डेज वाला पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और इन्वेंट्री और रिसीवेबल डेज वाला पोर्शन कम से कम होना चाहिए, ठीक है? तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ये आगे जाके मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि प्राइसिंग स्टेबिलिटी आ चुकी है कॉपर प्राइसेस में। तो अभी जो चैनल डीस्टॉकिंग हो रही थी कि वो खरीद ही नहीं रहे थे, जो डीलर्स हैं वो कह रहे थे जब पूरा कॉपर वापस से कम हो जाएगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे वायर्स एंड केबल्स के, तो हम तब जाके इसको आगे खरीदेंगे। तो इसीलिए डीस्टॉकिंग हो रही थी। तो अभी इन्वेंट्री लेवल धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं और एक दो क्वार्टर्स में जाके ये इनका इन्वेंट्री का भी सीन जो हाई हो गई है वो कम हो जाएगी, ठीक है? अब देखता हूँ मैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बताने के लिए। अब कंपनी क्या कह रही है यहाँ पे कि कंपनी के डिमांड ट्रिगर्स क्या हैं? कंपनी का सबसे पहले तो कंपनी का जो केपेक्स प्लान है, कंपनी कह रही है कि हम हर साल यहाँ से अगले 2-3 सालों तक 11,000 करोड़ से 11,सौ करोड़ का एवरी ईयर वी विल डू अ केपेक्स। तो इनका एक सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन होगा केपेक्स का, वो ये केबल्स एंड वायर्स वाले डिवीजन में करेंगे। केबल्स एंड वायर्स वाला डिवीजन में भी इनका हलोल में प्लांट ये बैठा रहे हैं। FY26 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब जो नहीं कहते हैं जिसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल्स, जो लाइक आपके 120 किलोवाट और 220 किलोवाट की जो केबल्स होती हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब जिसमें हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है। अब वोल्टेज हाई वोल्टेज केबल्स चाहिए क्यों होती हैं? सी जब भी पावर ट्रांसमिशन होता है ना, तो आप देखेंगे जब वो स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन, तो उस एंड पे एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर करता क्या है? अब मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में शायद एक ओम्स लॉ बताया था कि जो पावर होती है, पावर इन वॉट्स जो होती है, वो पावर इज इक्वल टू होता है करंट इनटू वोल्टेज। करंट एम्पियर में होता है, वोल्टेज वी में होती है, पावर वॉट्स में होती है, ठीक है? अब होता क्या है, जितनी ज़्यादा आपकी करंट है एम्पियर में, उतना ज़्यादा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन में लॉस होता है। तो आप जब ये चाहेंगे ना कि जैसे ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका लॉस कम से कम हो, मतलब ये तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर लॉस होगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सारा वो ट्रांसमिशन में लॉस हो जाएगा, तो आपको कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो उस वजह से आप क्या करते हैं, P इज़ इक्वल टू आई इंटू वी वाली डेफिनेशन याद करो, वो फॉर्मूला याद करो, ध्यान रखो। तो आप क्या करेंगे, अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो आपको सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए कम करंट चाहिए। P इज इक्वल टू आई इंटू वी। जितना V बढ़ाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपको फिक्स्ड है कि मुझे इतना चाहिए। तो अगर आप करंट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वोल्टेज कम करनी पड़ेगी, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो करंट कम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में स्टार्टिंग में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो आपकी वोल्टेज को शूट अप करता है। वोल्टेज को जब शूट अप करता है तो आपको करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो जब करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है तो ट्रांसमिशन लॉस भी कम होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में एक ट्रांसफार्मर होता है और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये सब चीज़ें इसीलिए भी मुझे पता है। तो स्टार्टिंग में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो आपके ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को, तो आपकी करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। और एंड में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो बढ़ी हुई वोल्टेज, क्योंकि आपके घर में तो नहीं जा सकती है, आपके सारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तबाही मचा देगी। तो वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लास्ट में यूज होता है। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स जो होती हैं वो यूज होती हैं, क्योंकि आपको हाई वोल्टेज चाहिए ना ट्रांसमिशन के लिए, ताकि करंट कम रहे। तो वो ये केबल बनाती है। इनका हेलोल में प्लांट आ रहा है, इन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाई अप किया है टेक्नोलॉजी के लिए, बिकॉज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनाना इज नॉट अ जोक। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। और ये OFC केबल्स भी बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो HFCL भी बनाती थी, है अभी भी बनाती है। तीसरा ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए केबल्स। तो जो इनका एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिकॉज आपका वहाँ फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इंडिया में तो 50 हर्ट्ज पे काम करती है करंट, और वहाँ 60 हर्ट्ज में काम करती है। तो इसीलिए मे बी इसीलिए जो इंटरनेशनल में केबल की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, वो भी वहाँ ये बनाएंगे। और इनका एसेट टर्नओवर कितना है, लेट्स से ये इंक्रीमेंटल केपेक्स पे इनका एसेट टर्नओवर है 5 to 6 टाइम्स का। मतलब एसेट टर्नओवर मैंने आपको बहुत बारी बताया क्या होता है, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय योर फिक्स्ड एसेट्स। तो कंपनी ये कह रही है इंक्रीमेंटल केपेक्स में, मतलब ये 1000 करोड़ का अगर केपेक्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये कितना कमाएंगे। अब
फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, मतलब 1000 करोड़ तो सारा कैपेक्स ये फिक्स्ड एसेट पे नहीं करेंगे ना। लेट्स से 1000 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स इन्होंने जुड़ाए 800 करोड़ के, ठीक है। उसके ऊपर ये 5 to 6x टाइम्स रेवेन्यू कमाएंगे। 800 करोड़ के ऊपर 5 to 6 टाइम्स रेवेन्यू आप खुद कर लो, मतलब आपके 500 करोड़ के आसपास। तो ये इनका 5000 करोड़ के आसपास, सॉरी। तो ये इनका एसेट टर्नओवर का आगे जाके रहेगा, इंक्रीमेंटल कैपेक्स पे 5 to 6 टाइम एसेट टर्नओवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अब चीज़ें ध्यान रखने के लिए इनकी क्या है, एक और चीज़ इनकी ध्यान रखने के लिए, इन्होंने FY21 के बाद एक लीप LEAP लीप प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि हम FY26 में, मतलब एक साल जो अब चल रहा है FY25 और FY26 जो आएगा, ये हमारा 12,000 करोड़ का, इनका 20,000 करोड़ का 200 बिलियन का ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे तब तक। अभी क्या 18,000 करोड़ पे हैं ये, जो इन्होंने FY24 में किया। तो अब देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आगे जाके ग्रो करते हैं। ये अपनी, आई थिंक ये नेक्स्ट इस क्वार्टर में या इससे अगले वाले क्वार्टर में एक और ये अपनी गाइडेंस को चेंज करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे या डिग्रेड डाउनग्रेड करेंगे वो नहीं पता है, लेकिन नई ये मीडियम टर्म के लिए नई गाइडेंस देने वाले हैं। वो अगले क्वार्टर में अगर देंगे तो यहाँ आके मैं ऑब्वियसली उसको अपडेट करूंगा। ठीक है, बस इतना ही है इस बिजनेस के बारे में। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई खास इसमें बचा नहीं है समझाने के लिए। बाकी वैल्यूएशन पे थोड़ी बात करते हैं। सी वैल्यूएशंस इस कंपनी के ऑफ द चार्ट्स लगते हैं मुझे पर्सनली, बट इसका ये मतलब है कि आपको, अगर आपके पास है तो आपको बेचना चाहिए, या आपके पास नहीं है तो क्या ये खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सबकी अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल है। मैं कम पी के बिजनेसेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्टेड होता है। और ऑब्वियसली मतलब बिना अर्निंग्स ग्रोथ के तो मैं बिजनेस में घुसता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ घुसने की। तो अगर मतलब 12-13 नहीं, सी अगर ये 20-25-30% से भी ग्रो करती है आगे जाके, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वैल्यूएशन सस्टेनेबल हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ये मार्केट लीडर है, इसका केबल्स एंड वायर में बहुत अच्छा मार्केट शेयर भी है। और हो क्या रहा है ना, आप चाहे हाईवेज का एक्सपेंशन देख लो, आप चाहे रेलवेज का एक्सपेंशन देख लो, 7 ट्रिलियन रुपीस खर्च होने वाला है उसमें एक डिकेड में। और अभी जो न्यू इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया है, उसमें भी मतलब आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क कितना बढ़ने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कितना फोकस है। रिन्यूएबल एनर्जी को जब आपको ग्रिड तक पहुंचाना है तो आपको हाई वोल्टेज डीसी लाइंस चाहिए, तो वो उसमें भी आपका इस कंपनी का बहुत मतलब प्रेजेंस रहेगा। तो आगे जाके ऐसा नहीं है कि डिमांड सिनेरियो वीक है या कंपनी की अर्निंग्स में कोई दिक्कत आ सकती है। डिमांड बहुत अच्छी है, इसीलिए जो कंपनी पहले कम केपेक्स करने वाली थी, तो उस कंपनी को ये लगा कि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो हमको केपेक्स भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने केपेक्स का जो गाइडेंस है वो भी बढ़ाया। तो ये सारे साइंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसकी डिमांड एनवायरनमेंट के लिए, उसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी के लिए। और आप देखेंगे ना, हेवल्स भी है या केईआ इंडस्ट्रीज भी है, वो भी, केईआई तो आई थिंक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, तो उनकी कैपेसिटीज भी लाइव होने वाली हैं। तो मैनेजमेंट का तो ये भी कहना है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे प्लेयर्स को अकोमोडेट कर सकती है वो। तो डिमांड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनली अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मुझे थोड़ा पी हाई लगता है। अगर मुझे कोई करंटली पूछे कि फ्रेश एंट्रीज में स्टॉक में लेनी है तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा। आपका डिसीजन अपना हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक 60 के पी से 20 पॉइंट का और एक्सपेंशन आके 80 के पी पे चला गया, तो मेरा गला आके मत पकड़ना। आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप ही लूज करोगे। मेरा जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, मैं बिल्कुल एकदम फिक्स रहता हूँ उस इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में। हाँ, कभी कोई इधर उधर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है जिसमें हाई पी भी है, जस्टिफाइबल है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई ग्रोथ, तो मैं वहां पे जाके एंट्री ले सकता हूँ या ले लेता हूँ। करा है मैंने ऐसे पहले भी। तो आपको उस हिसाब से देखना है, उस हिसाब से इसके वैल्यूएशंस के बारे में सोचना है। ऑब्वियसली ना रिकमेंडेशन है ना कुछ भी है, इतना सोचना नहीं है इस बारे में, राइट। तो ठीक है, कोई नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।